प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। चलो भाई, कल बिहार बोर्ड का पेपर है तो इसलिए मैं आज एक मॉडल पेपर करा रहा हूँ। इससे प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। तो जल्दी से इसे सभी बिहार के बच्चों के पास, चाहे सभी बच्चों के पास भेज दो, क्योंकि बिहार का क्वेश्चन थोड़ा कर लेंगे तो सभी का प्रैक्टिस हो जाएगा। तो शेयर कर दो हर उस बच्चे के पास जिसके पास इकोनॉमिक्स है, कर दो जल्दी से। और काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ बेटा, तो आप लोग का फर्ज बनता है कि आप लोग का भी रिजल्ट बहुत अच्छा आना चाहिए। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2026 का मॉडल पेपर मैं सोचा करवा देता हूँ। आइए यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, ठीक है। तो कैसा क्वेश्चन है भाई, उसको देख लेते हैं। आइए जल्दी से, सभी बच्चे लाइक कर देंगे वीडियो को, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक कप चाय की कीमत किस प्रकार की विषय वस्तु है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि एक कप का चाय, अब जिसमें एक लगा है ना, वो कौन सा होगा बताओ। मैं तो इतना ट्रिक से पढ़ाया बेटा तो तुम्हें याद हो गया होगा। जहाँ पे एक या व्यक्तिगत लगेगा वो हमारा व्यष्टि होगा, है कि नहीं। चलो आगे देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का समन्वय किसके द्वारा होता है। कौन सा अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था। और बेटा बाजार अर्थव्यवस्था यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब इसमें आर्थिक क्रियाकलाप किसके द्वारा होगा। देखो, सरकार तो होगा नहीं क्योंकि ये समाजवादी में, बहुराष्ट्रीय होगा नहीं, ये तो समाजवादी। कंपनी तंत्र द्वारा, क्या होगा, कीमत तंत्र द्वारा, क्योंकि बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर हम क्या करते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, कोई भी काम करते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक विधियां हमारे अनुकूल है या नहीं, इसका विश्लेषण किस अर्थशास्त्र के अंतर्गत होगा। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, आर्थिक विधियां हमारे अनुकूल है या नहीं, इसका विश्लेषण किसके अंतर्गत होगा। तो यहाँ पे क्या बात बोल रहा है, यहाँ पे यह विचार की बात बोल रहा है ना, कि आर्थिक गतिविधियां है या नहीं। अब यहाँ पे सोचो, ये जो होगा ये हमारा आदर्शक अर्थशास्त्र होगा, क्योंकि विचार की बात कर रहा है। वह व्यवस्था जिसके द्वारा लोग वस्तु को खरीदने एवं विक्रय करने का कार्य करते हैं वो क्या कहलाता है। प्यारे बच्चों, उसे हम कहते हैं, आपको सिंपल सी बात में पता होगा कि व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यापार। खरीदते हैं और बेचते हैं। कीमत संकेतक क्या दर्शाते हैं बेटा, कीमत संकेतक क्या दर्शाते हैं बताओ। तो वस्तु की सापेक्ष प्रचुरता, वस्तु की सापेक्ष कमी, उत्पादन एवं उपभोग में समायोजन की आवश्यकता। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ये सभी दर्शाते हैं कीमत, ठीक है, वस्तु की कीमत, ये सभी दर्शाते हैं। उत्पादन संभावना वक्र की ढाल क्या होती है भाई। तो उत्पादन संभावना वक्र की ढाल जो होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। बताओ, इतना इजी क्वेश्चन है क्योंकि आप सभी पढ़ लियो। ये देखो, ये उत्पादन संभावना वक्र है, इसकी ढाल क्या है, ऋणात्मक है, ठीक है। अगला देखो, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सेवाओं की श्रेणी में आता है। सेवाओं जो होती है बेटा वो तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो सेवा क्या है, खाद्य पदार्थ, चिकित्सा, वस्त्र, जल। तो भैया चिकित्सा, डॉक्टर क्या करते हैं, सेवा करते हैं। और कौन सा क्षेत्र, तो अगर आपसे पूछ दे तृतीय क्षेत्र, कौन सा, तृतीय क्षेत्र बेटा, ठीक है। चलो, उपभोग की वस्तुएं अधिक मात्रा में उत्पादित की जाए या निवेश परक वस्तुएं, मशीन आदि, यह क्या है बेटा, ये क्या है, उपभोग की वस्तु अधिक मात्रा में उत्पादित की जाए। तो ये है क्या, लाभ कमाने की समस्या है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, उपभोग की समस्या है, इनमें से सभी कैसी समस्या है। तो अगर आपसे बात कर रहा है कि उपभोग की वस्तु अधिक मात्रा में उपभोग करने के लिए, तो ये सबसे बड़ी समस्या है जो उपभोक्ता की समस्या, क्या है, उपभोक्ता की। आगे देखिएगा, आर्थिक समग्रों के माध्यम से पूरी अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास क्या है। पूरी अर्थव्यवस्था, तो भैया तुम्हें बता रखा हूँ ना, पूरी अर्थव्यवस्था की जब बात करेगा तो हमारा क्या होगा, समष्टि अर्थशास्त्र, है ना। आर्थिक विधियाँ कैसे कार्य करती है, इसका अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है। आर्थिक विधियाँ कैसे कार्य करते हैं, तो ये जो है क्या है, कैसे है ना, ये सारी बातें जो होती है ये सभी हमारे आते हैं। आर्थिक विधियाँ कैसे कार्य करती है, इसका अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है। तो देखो, एक तो है सकारात्मक और एक है आदर्शक, इस दोनों को समझना पड़ेगा। सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव, और एक होता है नॉर्मेटिव, ठीक है। तो कैसे कार्य करती है, ये हो जाएगा बेटा आपका आदर्शक। उन सभी बंडलों का संग्रह जो उपभोक्ता वर्तमान बाजार में कीमत पर अपनी आय से खरीदता है। आप सभी को पता है ये क्या होता है, बजट सेट, इसी को तो कहते हैं भैया। अच्छा, बजट प्रतिबंध भी है, नहीं, बजट सेट होगा। यदि बजट रेखा P1 x1 + P2 x2 = m, तो x अंतरखंड क्या होगा, x। तो फिर बच्चों x के बारे में जब पूछ रहा है तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि हमारा जो x है वो P1/P2 होगा, या फिर सिर्फ x1 पूछ रहा है तो P1/m होगा। P1/m कहाँ है, ये देखो, ये वाला हो जाएगा। सिर्फ x का पूछा है ना, x2 का थोड़ी पूछा है। देखो, बजट रेखा की ढाल यह बताती है कि उपभोक्ता वस्तु 1 की डेल x1 इकाई छोड़कर दूसरे वस्तु की मात्रा क्रय करना है, वह मात्रा है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये हो जाएगा कि बेटा याद रखना, सबसे बड़ी बात याद रखना, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यदि बजट रेखा में वस्तु एक की कीमत बढ़ती है तो नए बजट रेखा की ढाल में क्या परिवर्तन होगा। अगर कीमत बढ़ेगी तो ढाल में परिवर्तन क्या होगा, घट जाएगा। अनधिमान वक्र पर स्थित बंडलों की प्रति उपभोक्ता क्या है। यहाँ पे पूछा है भाई, अनधिमान वक्र पर स्थित बंडलों की प्रति उपभोक्ता क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, ठीक है। आप इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का प्यारे बच्चों, क्या तटस्थता रहता है, क्या रहता है, तटस्थता, ठीक है। अगला प्रश्न देखना, अनधिमान वक्र की ढाल सामान्यतः क्या होती है। तो अनधिमान वक्र की जो ढाल होती है प्यारे बच्चों वह क्या होती है, एक तो ऋणात्मक होगी, घटती हुई होगी, मूल बिंदु की ओर उत्तल होती है, ठीक है, इनमें से सभी होगी, ठीक है।
अर्थशास्त्र में साधारणतः उपभोक्ता का कैसा व्यक्ति माना जाता है? उपभोक्ता को प्यारे बच्चों अर्थशास्त्र में कैसा? युक्तिशील, चालाक, बुद्धू, भ्रांत। तो भैया युक्तिशील मानते हैं। क्या मानते हैं? युक्तिशील, ऑप्शन बी। किसी वस्तु की मांग इनमें से किस अवयव पर निर्भर करती है? किसी वस्तु की मांग, वस्तु की कीमत, आय, ये सभी पर। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। मांग वक्र किसके बीच संबंध दर्शाता है? बेटा मांग वक्र जो है वो किसी वस्तु के मांग और उसके कीमत के बीच। तो जरा खोजो कहाँ है? वस्तु के मूल्य और मांग की मात्रा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। इनमें से कौन मांग के नियम का अपवाद है? तो मांग के नियम का अपवाद कौन सा है? गिफन वस्तु है, आपको पता है। ठीक है, गिफन वस्तु। एक रैखिक मांग वक्र की ढाल का सही वितरण क्या है? एक रैखिक मांग वक्र का ढाल का सही वितरण ये है कि हर बिंदु पर समान, हर बिंदु पर अलग अलग, कुछ बिंदु पर अलग अलग एवं कुछ पर समान, धनात्मक। तो रैखिक मांग वक्र की ढाल का सही विवरण, तो हर बिंदु पर क्या होता है? समान, क्योंकि रैखिक है, सीधा रहे तो सब बिंदु पर समान होगा। ठीक है, यदि उपभोक्ता की किसी वस्तु के प्रति रुचि घट जाती है तो मांग वक्र में क्या परिवर्तन होगा? तो मांग वक्र बाईं ओर होगा। क्यों? क्योंकि अगर रुचि कम है तो वो मांग कम करेगा, और अगर मांग में कमी आएगा तो वो किधर होगा? बाईं ओर होगा। अलग अलग व्यक्तियों के लिए समस्तरीय मांग वक्र को जोड़ने से क्या प्राप्त होता है? तो अलग अलग व्यक्ति का जो समस्तरीय मांग है, अगर उसको हम जोड़ेंगे, है ना, सबकी मांग को जोड़ेंगे तो वो बाजार मांग वक्र होगा। ध्यान से देखो कितना अच्छा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। अलग अलग व्यक्ति बोल रहा है, एक बार नहीं बोल रहा है, अलग अलग व्यक्ति यानी कि सभी व्यक्ति के जोड़ेंगे। ठीक है, इनमें से किस वस्तु की मांग की लोच एक से अधिक है? तो एक से अधिक कौन सा है बताओ? एक से अधिक, तो यहाँ पे विलासिता वस्तु जो है इसकी मांग की लोच इकाई से अधिक है। ठीक है, इनमें से किस कारक को हम अल्पकाल में नहीं परिवर्तित कर सकते हैं? तो अल्पकाल में प्यारे बच्चों श्रम हो सकता है, सिंचाई है, हाँ, मशीन को हम, तकनीक को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डेल क्यू बाई डेल x1 उत्पादन फलन Q = F x1 x2 में किस घटक को परिभाषित करता है? तो ये प्यारे बच्चों आपको सिंपल सी बात है, जब यहाँ पे देख रहे हो कि ये वाला चिन्ह लगा है बेटा, ये वाला चिन्ह लगा है, तो हमें क्या हो जाएगा? सीमांत उत्पाद को, है कि नहीं? देखो कितना अच्छा है, याद भी करने की जरूरत नहीं है, बस ट्रिक से समझो। इनमें से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकृति का होता है? उल्टा यू आकृति का किसका होता है बताओ? चलो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? कट गया था बेटा, है ना? यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी होगा, ए और सी दोनों, यानी कि सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद। आगे देखो जरा कुछ क्वेश्चन। कुल परिवर्तित लागत TBC, जहाँ कुल लागत TC और कुल स्थिर लागत TFC हो। तो भैया इसका संबंध मैंने बता रखा था, 3 फॉर्मूला मैंने बनाया था, है ना, कि TBC है तो TBC का होगा TC माइनस TFC। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, ये फॉर्मूला से क्वेश्चन बनता है। यदि उत्पादन फलन में कारकों की मात्रा T गुना वृद्धि करने पर निर्गत में T गुना वृद्धि होती है तो इस परिणाम को क्या नाम देंगे? देखो, अगर उसमें वृद्धि हो रहा है तो इसमें भी वृद्धि हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वर्धमान पैमाने का प्रतिफल, यानी कि बढ़ते पैमाने का प्रतिफल, दोनों बढ़ रहा है। औसत स्थिर लागत वक्र का आकार क्या है? औसत स्थिर लागत वक्र का आकार जो होता है प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है TFC। तो यहाँ नहीं, AFC है ना, AFC का आकार जो होता है प्यारे बच्चों उसे हम कहते हैं उल्टा S। क्या होता है? वो उल्टा S आकार का होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल। तो ये 30 क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आगे का क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा। अब जल्दी से जाके इसे आप सभी कैसा लगा क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और सभी के पास शेयर कर देना, लाइक करना। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल प्यारे बच्चों। अच्छे से एग्जाम देना, बेस्ट ऑफ लक।